अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वाइटामिन्स की डिस्कशन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड जितने भी विटामिन हैं, आपको पता है बी कॉम्प्लेक्सेस को हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो हीमोपोइटिक होते हैं और बाकी जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हीमोपोइटिक में हमारे पास विटामिन B9 आ जाता है, फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 कोबालामाइंस आ जाते हैं। ठीक है। और बाकी जितने भी होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, वो सारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होते हैं। MCQ नंबर 1 देखें। नियरली 50% बॉडी नीड ऑफ नायासिन इज सेटिस्फाइड फ्रॉम एंडोजीनियसली सिंथेसाइज नायासिन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। तो आपको पता है अगर हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो हमें 1 मिलीग्राम नायासिन मिलती है। इसका मतलब ट्रिप्टोफैन जो है वो गुड सोर्स है नायासिन का एंडोजीनियसली। अगर हमें 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन अवेलेबल होती है तो उससे हम 1 मिलीग्राम नायासिन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी आपको ट्रिप्टोफैन के फंक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी MCQ डिस्कस किया है प्रीवियस विटामिन डिस्कशन में, कि आपको पता होना चाहिए सेरोटोनिन जो होता है आपका 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, वो भी इसी से बनता है। और इसी तरह आपको थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन भी पता होना चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड करता है, वो टायरोसिन करता है। उसके अलावा मेलानिन की प्रोडक्शन एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन को भी टायरोसिन ही बनाता है। GMCQ नंबर 2 देखिए। आइसोनाजाइड ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जो INH ड्रग होती हैं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी इंड्यूस करा देता है पेशेंट के अंदर। आप एज ए ड्रग उसे यूज़ करें ताकि आप ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट कर सकें, लेकिन वो इंड्यूस करा देती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी। B6 मतलब कि पायरिडॉक्सिन। ठीक है। पायरिडॉक्सिन बेसिकली पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन हम कलेक्टिवली विटामिन B6 के लिए यूज़ करते हैं। जो पायरिडॉक्सिन होता है ये प्लांट्स में होता है, और जो पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन होता है ये उन फूड्स में होता है जो एनिमल ओरिजिन से आते हैं। ठीक है। तो आपको B6 का पता होना चाहिए कि कलेक्टिवली पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन तीनों कलेक्टिवली इन्हीं के लिए यूज़ होते हैं। MCQ नंबर 3 देखें। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन रिक्वायर। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करना है तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको एंजाइम कार्बोक्सिलेज रिक्वायर होता है। लेकिन कौन सा विटामिन है जो इसके लिए चाहिए होता है? बायोटीन। विटामिन B7 जो होता है बायोटीन, ये रिक्वायर होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब हम फैटी एसिड सिंथेसिस में 2 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, एसिटाइल से मेलोनाइल बनाते हैं, तो उस वक्त पे हमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम की, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे अपने काम करने के लिए फर्दर को एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो 3 होती हैं। मैंने आपको बताया था लेक्चर में, आप ऐसे याद रख लें ABC। A मतलब ATP, B मतलब बायोटीन, C मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करना है तो फिर आपको बायोटीन को यूज़ करना ही पड़ेगा। फैटी एसिड सिंथेसिस का कमिटेड स्टेप होता है एसिटाइल से मेलोनाइल की फॉर्मेशन, और उसमें बायोटीन यूज़ होता है, यानी कि विटामिन B7। अगेन MCQ 4 देखिए, रिपीट हो रहा है, पहले विटामिन में भी डिस्कस हो चुका है। एक पेशेंट है, 50 ईयर्स एज है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो आ रही हैं उसमें उसमें होमोसिस्टीन और जो मिथाइल मेलोनाइल को ए है ये बहुत ज़्यादा है। बाद में पर्नीशियस एनीमिया भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो इस पेशेंट को कौन सी डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है? बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो होमोसिस्टीन है या मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम है ये क्या है, ये किस विटामिन में इनका जिक्र आया है। जब आप विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो ह्यूमंस में विटामिन B12 होता है ये बेसिकली 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। एक तो मैथ्योनिन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। वो किस तरह होती है? होमोसिस्टीन से होती है मैथ्योनिन की फॉर्मेशन। ठीक है। उसके अलावा मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम है कि आइसोमराइजेशन के लिए, और उसके बाद फिर B9 को एक्टिव फॉर्म यानी कि THF टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन 3 एंजाइमेटिक रिएक्शन में B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आपके पास B12 की डेफिशिएंसी यानी साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स होमोसिस्टीन जो है वो मैथ्योनिन में नहीं कन्वर्ट हो सकेगी, तो ब्लड में आपके पास जो लेवल होगा होमोसिस्टीन का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और मैथ मेलोनाइल को एंजाइम है उसकी भी आइसोमराइजेशन नहीं हो पाएगी, तो इनके लेवल्स हाई हो जाएंगे। और बाद में जब आप देखेंगे कि फॉलिक एसिड भी अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा फॉलिक टेट्राहाइड्रोफोलेट में, तो उसकी वजह से क्या होगा? RBCs की ठीक से प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से
एनीमिया कॉज हो जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया भी सीन किया जाता है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन B12 की, ठीक है, साइनोकोबालामाइन। और आपने साइनोकोबालामाइन के लिए याद रखना है कि ये वो विटामिन है, वाहिद विटामिन है जिसमें मेटल यानी कि कोबाल्ट होता है। तो ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है और ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं, ये प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। और इस विटामिन में कोबाल्ट कितने % होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 4.35% ऑलमोस्ट। MCQ नंबर 5 देखें, क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद पेलेग्रा। तो जो होती है हार्ट नर्व्स डिजीज़, बेसिकली ये एसोसिएट करती है पेलेग्रा के साथ। पेलेग्रा में मैंने आपसे कहा था जी, तो हार्ट नर्व्स डिजीज़ के लिए आप लोगों ने बेसिकली याद रखना है कि इसमें भी पेलेग्रा ही ऑलमोस्ट मतलब कि उसी से एसोसिएशन है इसकी। तो इसमें आपके पास बेसिकली ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बॉडी अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। बेसिकली ट्रिप्टोफैन इसमें आता है सबसे ज़्यादा, कि उसे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जब प्रोटीन अमाइनो एसिड्स नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो फिर ऑफ कोर्स बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो जाएंगी, क्योंकि ठीक से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो हार्ट नर्व डिजीज़ जो होती है वो पेलेग्रा के साथ एसोसिएट करती है। रिकेट्स तो नहीं कर सकती। सकरवे जो होती है वो विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो भी नहीं कर सकती। बेरी बेरी जो होती है वो थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और रिकेट्स जो होती है वो विटामिन D यानी कैल्सिट्रायोल की डेफिशिएंसी की वजह से होती है जी। MCQ नंबर 6 देखिए, अर्ली फीटल डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट होती है और विटामिन B9 कहते हैं इसे। अगर तो आपकी जब अगर फीटल की अर्ली डेवलपमेंट हो रही है उस वक्त पे फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स आप ठीक से नहीं दे रहे उस वूमेन को, उस फीमेल को, एटलीस्ट 0.4 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। अगर तो इस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो चांसेस हैं कि स्पाइना बिफिडिया या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को देखा जाएगा। तो इसलिए जो वुमेन होती है चाइल्ड बियरिंग एज में, उसे सप्लीमेंट्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉलिक एसिड के। अदरवाइज़ ये अर्ली फिटल डेवलपमेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या फिर स्पाइना बिफिडिया सीन किया जाता है। MCQ नंबर 7 देखें, 30-year-old बॉय विद रफ स्किन, परसिस्टेंट डायरिया, डर्माटाइटिस, ये कंडीशन है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लाया गया है और उसे कन्वलियंस का भी इशू है, मतलब कि दौरे जिसे हम कहते हैं सीजर्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, बार बार सीजर्स हो रहे हैं। तो उस पेशेंट को कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है? अगर आपके पास डर्माटाइटिस और डायरिया आ गया, इसका मतलब ये 3D शो कर रहा है, डर्माटाइटिस, डायरिया और डायमेंशिया। डर्माटाइटिस मतलब स्किन इन्फ्लामेशन, स्किन इश्यूज़, और डायमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस के इश्यूज़, ठीक है। तो ये पेलेग्रा से रिलेट कर रहा है। और जो पेलेग्रा होता है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? नायासिन की डेफिशिएंसी। नायासिन मतलब विटामिन B3 जी। MCQ नंबर 8, कोएंजाइम इज ड्राइव फ्रॉम विच विटामिन। तो जो कोएंजाइम ये होता है ये विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड से डराइव होता है। एसाइल कैरियर प्रोटीन, ACP डोमेन ऑफ एंजाइम, फैटी एसाइल सिंथेस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स। इसमें पेंटोथेनिक एसिड बेसिकली मौजूद होता है, उसने ACP के साथ अपना कनेक्शन बनाया होता है और फिर फैटी एसिड सिंथेसिस में ये रोल प्ले करते हैं। MCQ नंबर 10 देखिए, विटामिन H जनरली रेफर्स टू बायोटीन। जो विटामिन B7 होता है इसे हम जनरली विटामिन H भी कह देते हैं, ठीक है। और किसी MCQ में इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा, बहुत ईजी से